प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 में इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए 2 नंबर के प्रश्नों का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। परीक्षा उपयोगी है। सारे JCRT द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र को अच्छे से तैयारी करने के बाद आप लोग इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इकोनॉमिक्स के बच्चों तो ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टॉक को परिभाषित करें। तो स्टॉक का अर्थ किसी एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है। स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की संपत्ति स्टॉक है क्योंकि यह एक निश्चित समय पर व्यक्ति के वस्तु अथवा मुद्रा भंडार को बताती है। मतलब जो भी वस्तु को हम जमा करके रखेंगे, चाहे वो वस्तु के रूप में रखें चाहे मुद्रा के रूप में रखेंगे, वो स्टॉक कहलाएगा। दूसरा है, स्थानांतरण भुगतान क्या है। तो सरकार द्वारा किया गया भुगतान जिसके लिए कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती, जैसे छात्रवृत्ति, शादी पर खर्च, शेष विश्व से उपहार, भूकंप, बाढ़ पीड़ित पर किया गया खर्च, महंगाई भत्ता, बेरोजगारी भत्ता आदि, यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। तो बच्चों, साधारण भाषा में हम लोग जानेंगे, हस्तांतरण भुगतान मतलब होता है बिना काम किए हुए आपको पैसा अगर मिल रहा है तो वो हस्तांतरण भुगतान हो, और ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है क्योंकि ये बिना मेहनत के प्राप्त हुआ होता है। जैसे आपका छात्रवृत्ति है और या आपको कोई उपहार मिल गया या फिर भूकंप आ गया कहीं, वहाँ राहत कोष से कुछ व्यक्तियों को या अन्य व्यक्तियों को जो सहायता प्रदान की जाती है, ये सारे चीज़ हस्तांतरण भुगतान कहलाते हैं और ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते हैं। तीसरा है, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। तो द्वितीयक क्षेत्र को निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र एक प्रकार की वस्तु को मनुष्य, मशीन तथा पदार्थों द्वारा दूसरी वस्तु में बदलता है। उदाहरण के तौर पर कपास से कपड़ा अथवा गन्ने से चीनी आदि। तो जैसे प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को, जो प्राथमिक क्षेत्र मतलब होता है जो प्रकृति तैयार करती है, जैसे फूल, तो फूल प्रकृति तैयार करती है। अब हम फूल का माला बना के अगर बेच रहे हैं तो ये जो माला का निर्माण किए हैं वो मेरा द्वितीय क्षेत्र होगा, इसलिए द्वितीय क्षेत्र को हम लोग निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा है, प्रवाह मद के किन्हीं 2 उदाहरणों का उल्लेख करें। तो प्रवाह मद के 2 उदाहरण है आपका उपभोग और आय। पांचवा है, समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। तो प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता बल्कि इन मात्राओं के समूह का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत आयों का नहीं अपितु राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत कीमतों का नहीं बल्कि समान कीमत स्तर का, और व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन का। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है बोल्डिंग के अनुसार। कहने मतलब है कि हम व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत फर्म, एक व्यक्ति का अध्ययन छोड़ के अगर हम लोग संपूर्ण का अध्ययन करते हैं तो वो मेरा समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। आय का चक्रीय प्रवाह समझाए। तो उत्पादन के विभिन्न साधनों के पारस्परिक सहयोग से उत्पादन कार्य संपन्न होता है। उत्पादन में संलग्न साधनों को प्रतिफल प्राप्त होता है, जैसे भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी या वेतन, पूंजी को ब्याज और साहसी को लाभ। व्यावसायिक फर्में इन उत्पादन साधनों के सामूहिक उपयोग से वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। उत्पादन साधनों के स्वामी केवल साधन पूर्ति करता, यहाँ हो जाएगा साधन पूर्ति करता ही नहीं वरन ये साथ साथ उपभोक्ता भी होते हैं। अतः वे साधनों से अर्जित आय को उपभोग पर व्यय करते हैं। इससे व्यावसायिक फर्मों को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से आय प्राप्त होती है जिसको वो पुनः वस्तु और सेवाओं के पुनरुत्पादन के लिए उत्पादन साधन पर व्यय करते हैं। इस प्रकार आय प्रवाह चक्रीय होता है। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह के फलस्वरूप साधन आय का सृजन होता है। उत्पादन आय को, आय व्यय को, फिर वह उत्पादन को और उत्पादन पुनः आय को जन्म देता है। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत सृजित आय की व्याख्या आय के चक्रीय प्रवाह के रूप में की जा सकती है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का यह चक्र चलता रहता है। कहने मतलब है कि परिवार के पास संसाधन है। साधन क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, ये सब परिवार के पास। और व्यावसायिक फर्म इससे क्या लेता है? साधन लेता है और बदले में उसको साधन भुगतान करता है। जैसे श्रम को मजदूरी देगा, पूंजी को आपका ब्याज देगा, भूमि को लगान देगा, उद्यमी को लाभ मिलता है। तो साधन का प्रयोग करके ये उत्पादन करता है। परिवार क्या करता है? साधन भी है और इसके अतिरिक्त ये क्या करता है? उपभोग पर खर्च भी करता है। तो जब ये सामान बना के बेचेगा किसको? परिवार को, तो परिवार इसका सामान खरीदेगा तो इससे इसको आय प्राप्त हुआ।
और साधन इसको देता है तो परिवार को आय प्राप्त होता है, और परिवार उस आय से फिर जो फर्म सामान तैयार करता है उसको खरीदता है, तो इससे फर्म को आय होता है। इस तरह दोनों के बीच साधन और आय का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो हरित जीएनपी अस्थायी आर्थिक वृद्धि माने सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को सूचित करता है। स्थिर साधन वर्ष का जीएनपी उत्पादन के दौरान देश में होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण एवं प्राकृतिक साधनों के नष्ट होने की प्रक्रिया को अपनी गणना में सम्मिलित नहीं करता। बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण एवं प्राकृतिक साधनों के अत्यधिक विदोहन के साथ जीएनपी में होने वाली वृद्धि को अस्थायी आर्थिक विकास मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अतः हरित जीएनपी उस जीएनपी को सूचित करता है जो देश की प्राकृतिक संसाधनों के उचित अस्थायी प्रयोग एवं पर्यावरणीय प्रदूषण पर नियंत्रण करने में सहायता देता है। कुछ विशिष्ट प्रचालों जैसे संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग एवं पर्यावरणीय प्रदूषण के साथ किया गया जीएनपी आकलन हरित जीएनपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग जीडीपी कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एमपी मतलब हो गया बाजार कीमत पर, और जीएनपी आपका हो गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। अंतर क्या है? तो पहला अंतर है जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बताता है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो जीएनपी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे देश में समान निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। दूसरा है जीडीपी एक क्षेत्रीय घरेलू धारणा, अतः इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सभी सैंपल गेस्ट पेपर में लिखना है, उसी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों को एक वर्ष में घरेलू सीमा में प्राप्त शुद्ध कारक आय एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय का जोड़। यहाँ कारक आय मतलब हो गया साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस जो है वो आपका कारक है, और उससे जो आय प्राप्त होगा वो कारक आय होगा। जबकि घरेलू आय किसी देश की घरेलू सीमा में निवासियों और गैर निवासियों को एक वर्ष में प्राप्त शुद्ध आय का जोड़ है। सूत्र में घरेलू आय बराबर होगा एनडीपीएमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, और राष्ट्रीय आय बराबर होगा घरेलू आय प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं आय विधि से संबंधित सावधानियां कौन सी है? जैसे राष्ट्रीय आय मापने की बहुत सारी विधि है, जिसमें कुल व्यय विधि है, आय विधि है, तो उसमें हम लोग आय विधि की सावधानियां को पूछा गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि गणना में किन मदों को सम्मिलित करना है और किन मदों को सम्मिलित नहीं करना है। वे मदें जिन्हें सम्मिलित करना है तो आरोपित अथवा अनुमानित किराया और स्व उपभोग के लिए उत्पादन। उसके बाद है वे मद जिन्हें सम्मिलित नहीं करना है तो पुरानी वस्तुओं की बिक्री से आय और हस्तांतरण भुगतान। फिर है आपका अंश एवं बॉन्ड की बिक्री, अवैध किरायों से अर्जित आय, आकस्मिक लाभ, अप्रत्यक्ष कर, निगम कर तथा आय कर, मृत्यु कर, उपहार कर, संपत्ति कर, यात्रा भत्ते, कर्मचारियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी में क्या अंतर है? एफसी यहाँ हो गया साधन लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट। तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट, एमपी मतलब हो गया बाजार कीमत। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में मूल्यह्रास या घिसाए व्यय को घटा दे तो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इसको बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। मूल्यह्रास या घिसावट वह मतलब होता है कि मशीन, जैसे मशीन चल रहा है, चलते चलते उसमें घिसावट आ गया, रिपेयरिंग पर खर्चा हो गया, या उसका कोई नट बोल्ट घिस गया, उसके जगह हम नया नट बोल्ट लगाए, तो वो सारे जो खर्च होते हैं उसको हम लोग मूल्यह्रास या घिसावट वह भी बोलते हैं। अगला है इसका फॉर्मूला है एनएनपीएमपी बराबर जीएनपीएमपी माइनस घिसावट वह। अब है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपीएफसी मतलब नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपीएफसी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में उत्पादन के साधनों को दिए जाने वाले भुगतानों को बताती है।
संक्षेप में समस्त साधन भुगतानों के योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो NNP-FC बराबर होगा NDP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, FC मतलब साधन लागत पर, प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय। अब है राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है। यहाँ हो जाएगा राष्ट्रीय आय से व्यय विधि से कैसे मापा। तो व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यह अंतिम व्यय बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। व्यय विधि के कदम मतलब मेथड क्या क्या है। तो पहला है अंतिम व्यय करने वाली इकाइयों की पहचान, दूसरा अंतिम व्यय का वर्गीकरण, तीसरा अंतिम व्यय की गणना, चौथा विदेशों से शुद्ध साधन आय का आकलन और पांचवा राष्ट्रीय आय का अनुमान। 13 नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, साधन आय को कितने भागों में बांटा जाता है। तो साधन आय को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। पहला मजदूरी, तो श्रमिक को उसके काम के बदले मिलने वाला पुरस्कार। लगान, भूस्वामी भवन स्वामी को मिलने वाला पुरस्कार। ब्याज इंटरेस्ट, उधार दी गई पूंजी पर मिलने वाला प्रतिफल। और लाभ, फर्मों को व्यवसाय की अनिश्चितता एवं जोखिम झेलने के लिए मिलने वाले पुरस्कार। 14 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP-FC को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में उत्पादन के साधनों को दिए जाने वाले भुगतानों को बताती है। समस्त साधनों को योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित कुछ साधन आय, मतलब साधन आय हो गया लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ, इसको हम लोग कारक आय भी बोलते हैं, तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय कहलाता है। अर्थात साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP-FC एक वर्ष में एक देश में समान निवासियों द्वारा अर्जित कुल साधन आय का जोड़ होता है। मतलब अपने घरेलू सीमा के अंदर जो भी वस्तु और सेवा उत्पादित होगा उसका जो बाजार मूल्य होगा वो भी राष्ट्रीय आय कहलाएगा, और जो कारक आय से प्राप्त हमको होगा शुद्ध आय वो भी मेरा राष्ट्रीय आय होगा। अगला है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। हम लोग जानते हैं एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 16 है राष्ट्रीय आय को मापने के 3 विधियों के नाम लिखे। तो वो है पहला उत्पाद अथवा मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि। फिर है आय के चक्रीय प्रवाह में अंतक्षेपण या भरण क्या है, अथवा इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है, आय के चक्रीय प्रवाह में क्षरण और भरण की अवधारणा की व्याख्या करें। तो क्षरण या वापसी वे प्रवाह चर है जिनका उत्पादन की प्रक्रिया मतलब आय सृजन प्रक्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। क्षरण मतलब जैसे छेड़ देता है, मतलब निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो किस किस चीज़ से पैसा मेरा बाहर निकलेगा, तो ये मेरे आय पर क्या होगा, ऋणात्मक प्रभाव डालेगा। तो किस में निकलेगा, तो इसमें बचत है, आयात है, सरकार द्वारा लगाए गए कर, ये 3 कारण से मेरा क्षरण हो जाता है। ये सभी चर अर्थव्यवस्था में आय प्रवाह को कम करते हैं। यहाँ आय हो जाएगा, आय प्रवाह को कम करते हैं। अगला है भरण। भरण या समावेश, नाम से ही पता चला भरना है, तो क्या चीज़ से मेरा आय भरेगा, तो वो है आपका भरण या समावेश वे प्रवाह चर हैं जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं। इसमें निवेश है, निर्यात है, सरकारी एवं परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय, इसके फलस्वरूप विकास प्रक्रिया में वृद्धि होती है। यहाँ तो देख रहे हैं आपका भरण हो रहा है, तो IGX मतलब आय हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, G हो गया गवर्नमेंट व्यय और X हो गया आपका निर्यात। तो इससे भर गया, इसमें पेट में घुमा और फिर इधर से निकल गया क्षरण। तो क्षरण हो गया S सेविंग, टैक्स और आयात से, इससे आपका क्षरण हो जाएगा। अगला है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो J.M. केन्स ने 1936 में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी लिखी थी। और लास्ट क्वेश्चन है आर्थिक एजेंट कौन होते हैं। तो आर्थिक एजेंट किसी भी व्यक्ति, संस्था या संस्थाओं के समूह हैं जो किसी अर्थव्यवस्था के भीतर किसी तरह का निर्णय लेते हैं। ये है परिवार मतलब उपभोक्ता के रूप में, कंपनियां निर्माता के रूप में और राज्य बाजार नियामक के रूप में। तो बच्चों ये था 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए इकोनॉमिक्स में, यही कामना है मेरी। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा इकोनॉमिक्स के बच्चों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।